नमस्कार बच्चों, ये बीए फाइनल का 5वां सेमेस्टर खंड 6 से नई कविता। जैसे हमने प्रयोगवाद कविता पढ़ी है पिछले वीडियो में, अब हम नई कविता पढ़ेंगे। इसका आरंभ 1954 ईस्वी में आया था। जो प्रयोगवादी कुछ कवि थे उससे संतुष्ट न होके उन्होंने अलग गुट बना लिया, जिसमें जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। उन्होंने नई कविता एक पत्रिका का संपादन किया था। उससे उन्होंने नई प्रवृत्ति चलाई, जिसे कई कुछ प्रवृत्तियां तो वैसी ही सेम है परंतु कुछ अलग है। इनका हम विस्तार से पढ़ेंगे। संक्षिप्त परिचय दे और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इसकी प्रवृत्तियां माने विशेषताओं पर। तो जो नई कविता है, सन 1954 में प्रयोगवादी नाम से असंतुष्ट प्रकट की गई और प्रयोगवादी कविता को नई कविता का नाम दिया गया। ये कौन कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में नई कविता नामक अर्धवार्षिक एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इस प्रकार नई कविता का नाम प्रचलन होने लगा। अतः कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता दो भिन्न भिन्न धाराएं न होकर एक ही धारा के दो पड़ाव हैं, यानी कि कोई खास अंतर नहीं है, फिर भी दो नाम पड़ गए हैं इसको, यानी कि एक ही धारा के दो पड़ाव हैं। प्रयोगवादी इनका पहला पड़ाव है और इसको बाल्यावस्था कहा जाता है प्रयोगवाद को, और नई कविता इसका दूसरा पड़ाव है जिसको विकास या किशोरावस्था कहा जाता है। यानी पहले बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है तो किशोर कहा जाता है। विकास अवस्था माना जाता है नई कविता को। नई कविता नाम भी प्रयोगवाद की भांति भ्रामक ही है। प्रत्येक युग और धारा की कविता अपने से पहले युग की कविता की तुलना में नई होती है, उससे थोड़ा हटकर थोड़ा प्रयोग नए होते हैं उसमें। तो नवीनता तो कविता का सदा से ही विशेष गुण रहा है। फिर भी नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। इन कविताओं का नाम है जो अपनी वस्तु छवि या रूप छवि दोनों को पूर्ववर्ती कविता छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से भिन्न है। नई कविता में प्राय वही कवि हैं जो प्रयोगवादी कवि थे। उनके जीवन और काव्य विषय दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। शुद्ध साहित्यिक आंदोलन है, किसी वाद विशेष से प्रभावित नहीं है। ठीक है, यानी किसी कोई मार्क्सवाद से प्रभावित था, कोई अस्तित्ववाद से, परंतु ये शुद्ध किसी वाद से नहीं गिरे। इसकी पहली प्रवृत्तियां या विशेषताएं नंबर है। जैसे प्रयोगवाद में व्यक्तिकता थी, तो इसमें क्या कहा? घोर व्यक्तिकता, यानी कि व्यक्ति ने अपना ही जिक्र किया और किसी का नहीं किया है। नई कविता का प्रमुख विषय निजी मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों का प्रकाशन करना है। नई कविता अहम के भाव से जकड़ी हुई है। अहम माने अपना अहंकार, यानी अपने ही निजी भाव। आत्म विज्ञापन का घोर समर्थक है। उदाहरण के लिए हम ये पंक्ति देखते हैं, जैसे भारत भूषण अग्रवाल की पंक्ति है। एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण खान पान, तब मैं एक एकांकी मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। फिर अगला है नई कविता में निराशा। जैसे प्रयोगवाद में भी निराशा थी, नई कविता में मनुष्य की असहायता, विवशता, अकेलापन और मानवीय मूल्यों का विघटन, सामाजिक विषमताओं और युद्ध के भयंकर परिणामों का चित्रण किया है। अकेलापन क्या होता है? जैसे बहुतों के माता पिता शहरों में नौकरी करते हैं, कोई किसी में, तो बच्चे अकेले रहते हैं, कोई हॉस्टलों में रहता है, उन्हें अकेलापन होता है, वे दुखी रहते हैं। और मानव मूल्यों का विघटन, यानी हमने मान सम्मान रखना चाहिए, पति पत्नी में प्यार प्रेम रहना चाहिए, परंतु उन मूल्यों का विघटन हो गया। आजकल कोई काम नहीं करता है। एक दूसरे के प्रति घृणा भाव, यानी कि एक दूसरे के प्रति बैर प्रेम ईर्ष्या हो गई है। और सामाजिक विषमता और युद्ध भी हुआ था, उनके परिणामों का चित्रण है। और जिससे कवि के निराश मन का उद्घाटन होता है। कवि अपने चारों ओर प्रसन्न ही प्रसन्न देखता है। क्या देखता है? अपने चारों ओर प्रसन्न ही प्रसन्न देखता है, परंतु उत्तर उनका उसके पास नहीं है। प्रसन्न तो बिखरे यहाँ हर ओर है,
किंतु मेरे पास उत्तर नहीं है। अगली है नई कविता में आस्था और विश्वास, यानी कि हर एक आदमी आस्था और विश्वास के साथ जीता जो आधुनिक आदमी है। नई कविता में निराशा, अनास्था, अविश्वास के साथ साथ आशा, आस्था, विश्वास के स्वर भी सुनाई देते हैं। आरंभ में इन कवियों ने घोर निराशा दिखाई थी, लेकिन बाद में वही कवि आशा और विश्वास से परिपूर्ण कविताएं लिखने लगे हैं। आशावादी दृष्टिकोण आगे चलकर समकालीन प्रश्नों और समस्याओं से जूझता हुआ दिखाई देता है। आशा का स्वर आगे चलकर स्वस्थता का प्रतीक बन गया है। कवि वैराग्य ने एक स्थान पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है, क्या कहा है? आस्था न कापे मानव फिर मिट्टी का भी देवता ही तो होता है, यदि मिट्टी का ही तो देवता होता है मानव। नई कविता में नास्तिकता भी है, जैसे प्रयोगवाद में भी नास्तिकता थी। बौद्धिक और वैज्ञानिक युग में संबंधित होने के कारण नई कविता में भावात्मक दृष्टिकोण से विरोध दिखाई पड़ता है। नई कवि का ईश्वर, भाग्य, मंदिर, अन्य देवी देवताओं में विश्वास नहीं रहा, यानी बहुत आदमियों का देवताओं में विश्वास नहीं है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग है, नास्तिकता का स्वर है। स्वर्ग नरक का अस्तित्व नहीं मानता। भारत भूषण अग्रवाल ये लिखते हैं, जैसे हमने प्रयोगवाद में पढ़ा था, रात में मैंने एक सपना देखा, मैंने देखा गणेश जी टॉफी खा रहे हैं। और नई कविता में व्यंग्य, जैसे प्रयोगवाद में भी व्यंग्य था तो नई कविता में भी व्यंग्य है। नई कविता में कवियों ने आज के युग में व्याप्त विषमता, व्यापकता का चित्रण किया है। व्यंग्यात्मक शैली में जीवन और सभ्यता के चित्रण में कवि ने अद्भुत सफलता भी मिली है। श्रीकांत ने एक नगरहीन मन शीर्षक कविता में आज के नगरीय जीवन की स्वार्थपरता, छल कपटपूर्ण जिंदगी आदि के स्वर दिखाई देते हैं। अज्ञे कविता में सांप में भी नगरीय सभ्यता का तीक्ष्ण कटाक्ष किए हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होगे नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया है। तो आगे है अति बौद्धिकता। अति बौद्धिकता क्या है? जैसे प्रयोगवाद में भी बौद्धिकता थी, परंतु इसमें अति बौद्धिकता होगी। नई कविता में अनुभव करने की योग्यता कम है। अनुभव अर्थात उनमें क्रियात्मक रूप प्रकट नहीं होता, यानी कि हम सब सोचते हैं कि भाई अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, मन में सोच लेते हैं, परंतु क्रिया रूप में हम नहीं करते, व्यवहारिक रूप से हम नहीं करते। अनुभव की योग्यता भी कम है। कवियों ने बुद्धि के द्वारा उछल कूद को व्यक्त किया है। नए कवि हृदय को प्रकट न करके बुद्धि का ही अधिक आश्रय लेते हैं। इन्होंने बुद्धि से समस्याओं पर गंभीर चिंतन व्यक्त किए हैं। अपनी समस्याओं का समाधान भी बौद्धिकता के धरातल पर खोजते हैं। नई कविता में भी क्षण को महत्व है, जैसे प्रयोगवाद में क्षण को विशेष महत्व देता था, न भविष्य की चिंता करता और न ही भूतकाल पर पछतावा, सिर्फ वर्तमान क्षण में ही जीना चाहता है। नई कविता में भी कवि भी क्षण विशेष की अनुभूति को विशेष महत्व देता है। उनके सुख का एक क्षण संपूर्ण जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। वह क्षण जीवन में संपूर्णता के दर्शन कराता है। एक क्षण में प्रवाहमान व्यापकता और संपूर्णता। अगला है भोगवाद और वासनावाद। ये प्रयोगवाद में भी था और इसमें भी है। नई कविता में क्षणवादी विचारधारा ने भोगवाद को जन्म दिया है। नई कविता में भोग और वासना का स्वर मुख्य है और नई कविता में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण खाओ पियो मौज उड़ाओ सिद्धांत का पक्षपाती बन गया है। इस सिद्धांत के बहाव में उसने लोक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, यानी कि आजकल कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, तो जो लोक मर्यादा है, लोक प्रचलन है, परंपरा है, उनको भूल गए, उनका उल्लंघन हो गया है। वह आत्मिक सौंदर्य की अपेक्षा शारीरिक सौंदर्य का वरदान मानता है। सभी शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार नई कविता कहीं कहीं समाज में अश्लीलता आ गई है, अनैतिकता, अराजकता, वातावरण उत्पन्न हो गया है। आगे की पंक्तियों में देखने को योग्यता है, प्यार है अभिशप्त कहाँ तुम कहाँ हो नारी। अगली है इनकी भाषा शैली। भाषा क्या है? नई कवियों ने खड़ी बोली के आधुनिक रूप को अनेक रूपों में प्रयुक्त किया है। अनेक नए विश्लेषणों, क्रियापदों का निर्माण किया है। भाषा के सौंदर्य में वृद्धि के लिए नवीन प्रतीक, विधान
उपमान योजना को अपनाया है। प्राकृतिक बिंब का भी नवीन उदाहरण दर्शनीय है। और आगे है जैसे इनका ये क्या है उदाहरण है भाषा शैली का, भाषा का। बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोके से की, जैसे हंस दिया हो। अगले छंद, जो नई कविता के कवि थे ने छंद के बंधन को स्वीकार न करके मुक्त छंद परंपरा में ही विश्वास रखे। कोई लाइन छोटी लिख दी, कोई बड़ी लिख दी, ऐसे ही कोई छंद नहीं बनाया इन्होंने। मुक्त छंद से काव्य रचना की है। कहीं लोकगीत गीतों के आधार पर अपने गीतों की रचना की है, तो कहीं अपने अक्षेत्र में नए प्रयोग भी किए हैं। कुछ ऐसी भी कविताएं लिखी हैं जिनमें न तो लय है न गति है, बल्कि पद्य की सी शुष्कता और नीरसता। कुछ नए कवियों ने रुबाइयों और गजलों और सोनेट, जो गजल गाते हैं, और रुबाइयां जो गीत गाया जाता है गीत की तरह है, सोनेट पत्ती का प्रयोग किया है। और अगला है इनका उपमान, प्रतीक और बिंब। उपमान क्या होता है? जैसे हम किसी को उपमान देते हैं, मन पीपल पात की तरह डोलता है, यानी मन को पीपल का प्रतीक बना दिया, ठीक है, उपमान दे दिया, उपमा अलंकार हो गया, उसको उसका माना है। तो इन विधानों का इन्होंने प्रयोग किया। नई कविता के कवियों ने सर्वथा नवीन उपमानों, प्रतीकों, बिंबों का प्रयोग किया है। अज्ञ तो पुराने उपमानों से तंग आ गए थे, उन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे वैज्ञानिक उपमानों का प्रयोग पर बल देता है। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, प्यार का नाम लेते ही बिजली स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। कवियों ने काल्पनिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक पुराणिक यौन प्रतीकों का खुलकर प्रयोग किया है। जैसे ऊनी रोएदार लाल पीले फूलों से सिर के पांव तक ढका हुआ मेरी पत्नी की गोद में छोटा सा एक गुलदस्ता। तो इस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया। नई कविता में बिंब के धरातल भी व्यापक है। बिंब माने इमेज, एक चित्र बना देता हमारे हृदय में। कवि ने जीवन और समाज, उससे संबंधित समस्याओं के लिए सार्थिक और सटीक बिंबों का प्रयोग किया है। ये बिंब कभी कवि अपने मानव जीवन से चुनता है, तो कभी प्रकृति से। मरहरे वाले शिवालय के जंगल में झुकी पीपल डाल आचमन करती नदी का, आचमन करती नबी। तो इस प्रकार यह नई कविता इनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां थी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। और कुछ प्रवृत्तियां जो प्रयोगवाद में हैं, वही प्रवृत्तियां नई कविता में हैं। और नई कविता में कुछ खास अंतर नहीं है। प्रयोगवादी कवि नई कविता करने लग गए थे और बाहर के कवि नहीं आए थे। सिर्फ एक गुट बना लिया था। जो नई कविता कौन था? जगदीश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। इन्होंने नई कविता प्रकाशन करके और नई कविता का आरंभ कर दिया था, जिसे एक नई काव्य धारा बन गई थी। और इसमें वही है, कुछ नया नहीं है, फिर भी नई कविता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।